अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आज के शो में हमारे 3 सेगमेंट होंगे। पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे कराची की सूरत हाल पर, जबकि दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो के इमरान खान के खिलाफ आने वाले बयानात पर, जबकि तीसरे और आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस से मुतालिक। सबसे पहले बात करेंगे कराची की सूरत हाल पर। कराची में सिक्योरिटी सूरत हाल दोबारा से ख़राब हो रही है और सिर्फ अक्टूबर के महीने में 5000 शहरी अपने मोबाइल फ़ोन से महरूम हो चुके हैं, जबकि 1350 अफराद से मोटरसाइकिलें छीनी गई हैं और 720 अफराद ऐसे हैं जिनकी गाड़ियां उनसे छीन ली गई, वो गाड़ियों से महरूम हो गए। और कराची में गुज़श्ता रोज़ टारगेट किलिंग के वाक़यात भी रोनमा हुए, जिसके बायस कराची के शहरियों में काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आज दहशतगर्दों का इलाज कराने वाले केस में वसीम अख्तर और डॉक्टर आसिम समेत दीगर के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी है और अब इस केस की समाअत दोबारा से होगी 16 नवंबर को, जिसमें वसीम अख्तर की ज़मानत से मुतालिक फ़ैसला होगा। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सियासतदान नबील कबूल साहब। बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आपसे बात करेंगे कराची की सूरत हाल पर। कराची में जो आपने देखा कि वाक़यात में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, स्ट्रीट क्राइम में भी, और टारगेट किलिंग के वाक़यात भी दोबारा से शुरू हो गए हैं, तो इसकी मुमकिन वजूहात आपको क्या नज़र आ रही हैं? देखिए, कराची 2 करोड़ की आबादी है और हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने बहुत मेहनत की कराची के अंदर अमन अमान को बहाल करने में, और ये चीज़ें मामूल के मुताबिक मैं समझता हूँ, क्योंकि 2 करोड़ की आबादी में अगर मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग हो रही है, चोरी डकैती हो रही है, तो इसको मैं नॉर्मल समझूंगा। लेकिन हाँ, बीच में ये रुक गई थी, ये सारी जो हालात है ये रुक गई थी। मैं समझता हूँ कि जो भाग गए थे खौफ से, ये जो छुपे हुए थे वो वापस बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज मैंने जो सुना है कि वहाँ पर वज़ीर आला हाउस में बड़ी इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई है इसी हवाले से, तो फिर मेरे ख्याल में दोबारा से क्रैकडाउन शुरू हो जाएगी, इसके ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आपने देखा कि कराची में जो टारगेट किलिंग क्या हुआ गुज़श्ता रोज़, मजहबी तंजीम के कारकुनान की हलाकत के बाद फैसल रज़ा आबदी को गिरफ्तार कर लिया जाता है फ़ौरन ही, कुछ देर बाद ही। उसमें यकीनन बेगुनाह पाकिस्तानियों की हलाकत जो है वो अफसोसनाक एक वाक़या है, लेकिन इस वाक़े के फ़ौरन बाद ही फैसल रज़ा आबदी को गिरफ्तार कर लेना, इससे क्या फ़िरका वारियत का तासुर नहीं उभरता? क्या स्टेट खुद जो है वो फ़िरका वाराना कत्ल का रंग नहीं दे रही गुज़श्ता रोज़ होने वाली टारगेट किलिंग्स को? देखिए, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी खामखा किसी को गिरफ़्तार नहीं करेगी, वो भी किसी सियासी वर्कर को। उनके पास ज़रूर कोई ऐसे शवाहिद होंगे, कोई ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट होगी जिसके बिना पर उन्होंने फैसल रज़ा आबदी को गिरफ़्तार किया है, तो वो बेहतर जानते होंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने किसी और को गिरफ़्तार क्यों नहीं किया। उन्होंने फैसल रज़ा आबदी को अगर गिरफ़्तार किया है तो उनके पास कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट होगी जिसके बिना पर उसको गिरफ़्तार किया गया। इस तरह के वाक़यात तो और भी हुए। ये तो बिल्कुल स्टेट जो है वो एक नैरेटिव दे रही है कि कराची के अंदर जो है वो फ़िरका वाराना कत्ल जो है वो शुरू हो चुके हैं। इससे तो मज़ीद बढ़ेगा भी मामला, जो फ़िरका वारियत मज़ीद बढ़ने का भी खदशा है इससे। जी, अल्लाह खैर करे। बहुत सारे अनासर कोशिश कर रहे हैं, ख़ुसूसन हमारे पड़ोसी मुल्क जो है वो दोनों तरफ से, ईरान और इंडिया की तरफ से ये कोशिशें कर रही हैं कि ये फ़िरका वारना फसादात हो या बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल ख़राब हो या कराची के अंदर सूरत हाल ख़राब हो। और आपको पता है कि MQM जो अल्ताफ़ हुसैन की है, वो सबको पता है कि रॉ फंडेड जमात है और रॉ के कहने पे चलती है। रॉ के कहने पर वो साउथ अफ्रीका से लोगों को बुलाती है और कराची के सूरत हाल को ख़राब करती है। अब हमें जो है ना, जो हम कराची में, आपको पता है कि रेंजर्स मोस्टली और पुलिस भी अपना काम कर रही है, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी भी कर रही है। और अभी हाल ही में जो कैप्टन है वो चेंज हुआ है, पहले कायम अली शाह था, अभी अब्दुल्ला शाह है, तो उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ आएगी। तो आपने MQM की तरफ आपने इशारा किया। MQM तो इस वक्त खुद टूट फूट का शिकार, आपको लग रहा है कि वो दोबारा से इतने मुनज़्ज़म हो चुके हैं कि वो इस तरह के वाक़यात कर सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ MQM के जो मिलिटेंट विंग है वो टूट फूट का शिकार ज़रूर है, लेकिन पूरी तौर पर ख़त्म नहीं हुआ है। और इनके लोग साउथ अफ्रीका में भी हैं, और आपने पिछले दिनों खुद सुना होगा कि अल्ताफ़ हुसैन ने धमकियां भी दी थी कि साउथ अफ्रीका में भी मेरा नेटवर्क है। तो ये अनासर अभी भी मौजूद हैं। तो जैसे मैंने कहा, 2 करोड़ की आबादी में सबसे सेफ हेवन आप देखें कि कराची के अंदर जो है जितने बड़े बड़े ये टेररिस्ट हैं, क्रिमिनल्स हैं, ये गिरफ़्तार कराची से हुए हैं, क्योंकि कराची में इनको तलाश करना बड़ा मुश्किल होता है।
अभी तक तो ऑपरेशन बड़ी कामयाबी से चल रहा था, वाक़यात बिल्कुल रुक चुके थे, तो ये ऑपरेशन जो है कराची के अंदर रेंजर्स का ऑपरेशन है, उसमें आपको कहीं कुछ लग रहा है कि कुछ तब्दीली करने की ज़रूरत है, उनके जो उनका तरीक़ाकार है, या फिर उसको तेज़ करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से तो वाक़यात दोबारा शुरू हो चुके हैं? क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए अब इन वाक़यात की रोकथाम के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि इन वाक़यात के रोकथाम के लिए ये जो टारगेट किलर्स हैं, ये रेंट अ किलर हैं, ये किराए के कातिल हैं, और ये जो है 50,000 रुपये में एक कत्ल करते हैं और ये ऊपर से डायरेक्शंस लेते हैं। तो आपको उस ट्रेल को पकड़ना चाहिए जहाँ से ये ऑर्डर्स आते हैं, जहाँ से ये इनको अहकामात मिलते हैं। तो आपको ऊपर हाथ डालना पड़ेगा। और ये तो टारगेट किलर्स को आपने गिरफ्तार किया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने नाम दिए होंगे कि उनको ये जो कत्ल कर रहे हैं किसके कहने पर कर रहे हैं। तो ये जो सियासी लोग हैं या जो फ़िरका वारियत फैलाना चाहते हैं, उन पर हाथ डालना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि वो लिस्टें भी तैयार हो गई हैं। तो ये नबील कबूल साहब, अगर ऊपर के लेवल की बात है, फिर तो इसमें वफाकी वजारत दाखिला की इन्वॉल्वमेंट भी इसमें आ जाती है, तो फिर ये तो सारी जिम्मेदारी फिर वफाकी वजारत दाखिला पर भी डल रही है। तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी जो इस्तीफ़ा मांग रहे हैं वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान का, क्या फिर वो जायज़ है उनका मुतालबा? देखें, वफाकी वज़ीर दाखिला इमरान खान के धरने से अभी अभी फ़ारिग हुआ है और उनको शाबाशी मिली है। और आपने देखा होगा कि उन्होंने सारी कुव्वत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा पर लगाई थी, उस रैली पे लगाई थी, और अटक पुल पर लगाई थी जहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा से जो है रैली आनी थी। और सारी अपनी एजेंसीज़, अपने पुलिस, अपने जितने भी उनके पास जो फोर्सेस थे एफसी के, वो उन्होंने यहाँ लगाए। तो उनका इतना टाइम नहीं है कि वो कराची के बारे में सोचें। और मैं आपको ये भी बता दूं कि नवाज़ शरीफ, चूँकि उनको वोट नहीं मिलता है प्राइम मिनिस्टर साहब को कराची से, तो उनको कोई कराची में इतना इंटरेस्ट है भी नहीं। तो जो कुछ ये जो हो रहा है, ये मैं क्रेडिट सिर्फ़ और सिर्फ हमारी रेंजर्स है और पुलिस के कुछ DIGs है, मैं उनको देता हूँ। तो आपने नबील कबूल साहब एक और बयान दिया था कि वज़ीर-ए-आज़म मुल्क तोड़ने की साजिशें, और हाल ही में आपका यह बयान आया था, तो इशारा आपका किस तरफ था? क्या आपको लग रहा है, कोई आपके पास कोई एविडेंस भी है इसकी, या जस्ट आपने एक अपना एनालिसिस दिया? मैंने एविडेंस तो खैर नहीं, मैं एनालिसिस इस हवाले से ज़रूर दूंगा कि अगर एक ख़बर लगती है एक अखबार में और वो ख़बर फीड होता है और ख़ुद चौधरी निसार मानते हैं कि हाँ ये ख़बर प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकली है जिसकी वजह से हमने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को सैक किया है, तो फिर वो उन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया चौधरी निसार ने। तो मैं समझता हूँ उस खबर के हवाले से मैं ही बात कर रहा था कि मुल्क को नुकसान देने की साजिश प्राइम मिनिस्टर हाउस से हुई है, तो उस पर एक्शन होना चाहिए। सही। इसके अलावा आपने आज देखा कि कराची में जो है मेयर है कराची के वसीम अख्तर, उनकी 39 में से 38 केसेस में ज़मानत हो चुकी है। अब एक केस रह गया है जिसकी नवंबर के दूसरे हफ्ते में समाअत होनी है। यही जो दहशतगर्दों का इलाज कराने से मुतल्लिक़ केस है, जिसमें आज उन पर फ़र्द जुर्म भी आयद हुई है। ज़मानत से मुतल्लिक़ उनकी जो समाअत है वो होनी है। तो लग रहा है आपको कि मेयर कराची अब बाहर आ जाएंगे और आके आवाम को सर्व करेंगे, या जेल से बैठ के ही उन्हें मज़ीद अरसा सर्व करना पड़ेगा? नहीं, मैं समझता हूँ मेयर कराची बाहर आएंगे। और एज अ मेयर कराची की मैं बात कर रहा हूँ, मैं वसीम बात नहीं कर रहा हूँ। मेयर कराची का जो मेयर है उसको जेल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त कराची के अंदर बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं। जो सिविक एमिनिटीज़ हैं, जो सिविक के हवाले से मसाइल हैं, वो उसको हल करवाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि मेयर कराची बाहर आएंगे। तो कब तक आपको बाहर आते लग रहे हैं? चूँकि पेशगोइयाँ आपकी भी बड़ी ज़बरदस्त होती हैं शेख रशीद साहब की तरह, तो आपकी पेशगोई क्या है, कब तक उनके बाहर आने का इम्कान है? मैं समझता हूँ 20 नवंबर से पहले आ जाएंगे बाहर। 20 नवंबर से पहले मेयर कराची बाहर आ जाएंगे। एक और बड़ा अहम केस आजकल चल रहा है नबील कबूल साहब, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पनामा लीक्स का। पीपल्स पार्टी ने तो इस पर कोई बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार नहीं किया, तो आप कैसे देखते हैं इस केस को? आप इसको वेलकम करेंगे जो कमीशन बनने जा रहा है, या फिर आप ही पीपल्स पार्टी की तरह नाखुश हैं इस पर? आपकी क्या राय है इस पर? मैं पिछले 4 महीने से, जब से पनामा लीक की ये ख़बर बाहर निकली, मैं हमेशा यही कहता था अपने हर टॉक शो में कि इसका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट से ही आएगा, सड़कों से नहीं आएगा। तो मैं समझता हूँ, मुझे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। लोग तो कहते हैं, अजीब बातें करते हैं, मुझे समझ नहीं आती है, मैं इस पर यकीन नहीं करूँगा।
कि तारीख़ में कभी भी कोर्ट ने जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ कोई कदम नहीं उठाया है। मैं समझता हूँ कि इसमें सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट को हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए, इंडिविजुअल पर भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। उस वक्त चीफ जस्टिस कौन थे मुझे नहीं पता, लोग ये मिसाल देते हैं, लेकिन आज के जो चीफ जस्टिस है वो ख़ुद अपने बहुत सारे स्पीचेस में उन्होंने जो गवर्नमेंट की गवर्नेंस के हवाले से जो बातें की है तो उनको पता है, सवाल उठाया। यहाँ तक भी कहा था कि मुल्क में जमहूरियत के नाम पर बादशाहत है। तो अब आप बताएं फिर उस पर अगर हम यकीन नहीं करें तो मेरे ख्याल में कि मुझे जो लगता है, जैसा मैंने कह चुका हूँ, 4 महीने से मैं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का डिसीशन जो है वो नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ आने की तवक्को है मुझे। फाइनली आपसे नवीद गबोर साहब आपकी सियासी मंजिल के बारे में भी जान लेते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी से आपकी मुलाकात की कुछ मुतज़ाद इत्तलात सामने आई हैं, मुलाकातें आपकी हुई हैं तो क्या आपका सियासी मुस्तकबिल होगा, किस तरफ आप जा रहे हैं, क्या दोबारा पीपल्स पार्टी में वापसी का कोई इम्कान है? देखिए, मैं मुलाकातें सबसे कर रहा हूँ, मैं सबसे कर रहा हूँ। आपने देखा होगा 3 दिन पहले मैं इमरान खान से भी मिला था, इमरान खान से मिले थे, बिल्कुल। और मैं मुलाकात सबसे कर रहा हूँ और फैसला मैं वक्त आने पर करूँगा। नहीं तो इमरान खान के बारे में तो आपने यहाँ तक भी कह दिया था कि इमरान खान जो है वो आपने ये कहा था कि धरने और एहतजाज के नाम पर तहरीक इंसाफ ड्रामा करती है, रायवंड तो दूर लाहौर तक तहरीक इंसाफ नहीं जा सकती। फिर आपने 2 नवंबर के एहतजाज की आपने खान साहब की हिमायत भी कर दी, आप खान साहब से जाके मिले भी, तो ये क्यों तजाद क्यों है आपके इन दोनों जो एहतजाज? नहीं, मैंने इसलिए कहा था कि रायवंड का धरना, पहले उन्होंने कहा था इमरान खान ने कि मैं रायवंड में धरना दूंगा, तो मैंने उस वक्त इमरान खान को कहा था अपने टॉक शोज़ में कि अगर तुमने रायवंड में धरना दिया मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा। फिर उसके बाद उन्होंने धरना नहीं दिया, जिस पे मुझे मायूसी हुई कि वो जलसा करके वापस आ गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं 2 तारीख को इस्लामाबाद में धरना दूंगा। फिर मैंने कहा चूँकि मैं टॉक शो में कह चुका हूँ और एक दफ़ा मैंने कोई अगर बात कर दी है तो मैं पीछे नहीं हटता हूँ, तो इसलिए मैं डायरेक्टली वहाँ पे बनी गाला पहुँचा और मैंने कहा मैं आ गया हूँ, आप धरना देंगे तो मैं आपके साथ बैठूँगा। उन्होंने फिर धरना नहीं दिया तो फिर उनके साथ नहीं बैठा। 2 तारीख को उन्होंने जलसा किया, मैं जलसे में नहीं गया। और कोई भी लीडर तहरीक चलाएगा मौजूदा हुक्मरानों के ख़िलाफ़, मैं उसके साथ बैठूँगा, चाहे इमरान खान हो चाहे बिलावल हो। शेख रशीद साहब ने तो बड़ा ओपनली कह दिया था कि इमरान खान ने बड़ा गलत फैसला किया। उन्होंने खान साहब को फ़ोन पे जब उनकी बात की, उन्होंने खान साहब को कन्वे भी किया कि आपने बड़ा गलत फैसला किया। तो आपकी जब 2 नवंबर का एहतजाज मुअख्खर करने का खान साहब ने फैसला किया, उसके बाद आपकी खान साहब से कोई बात या मुलाकात हुई तो आपने उन्हें क्या कहा? देखिए, खान साहब कहते हैं कि जो मेरा डिमांड था एक तो वो पूरा हुआ कि तलाशी देने के लिए तैयार हो गया नवाज शरीफ। दूसरा, खान साहब ने कहा कि मेरे लोगों को आने नहीं दिया गया, तो मेरे पास कोई और चॉइस नहीं था। तो मैं समझता हूँ खान साहब ने जो फैसला किया है, जो मायूसी तो उनके वर्कर्स को बहुत हुई है, लेकिन उन्होंने अकल का फैसला किया है। और अगर ये तलाशी में नवाज शरीफ साहब आते हैं और अगर तलाशी में नहीं आते हैं, नवाज शरीफ को किसी तरह बचाया जाता है, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये जो धरना आने वाले दिनों में जो धरना होगा तो उसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज मुझे एक साथ नज़र आ रहे हैं। ये आप एक और धरना होता देख रहे हैं क्या? मैंने देखे, सियासत के अंदर आप कुछ चीज़ फाइनली प्रिडिक्ट नहीं करते। आप अपने एक्सपीरियंस के तौर पर तो कह सकते हैं कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि तवक्को तो है कि सुप्रीम कोर्ट से जो है फैसला आएगा, कानून के मुताबिक आएगा, क्योंकि कोई भी अपने ऑफशोर कंपनीज या अपने एसेट्स को छुपा नहीं सकता जिस तरह नवाज शरीफ ने छुपाया। लेकिन अगर ये बच निकले तो फिर एक बहुत बड़ा एक ग्रैंड धरना होगा, एक ग्रैंड धरना जिसमें सारी जमात शामिल होंगे। लेकिन खान साहब कह चुके हैं कि मैं अदालत के फैसले को तस्लीम करूंगा। देखिए, खान साहब अदालत के फैसले को तो तस्लीम करेंगे, लेकिन बाद में जब अदालत के फैसले में अगर आप डॉक्यूमेंट्स ही जाली जमा कराएंगे अदालत में, और वो डॉक्यूमेंट्स जो ऑफशोर कंपनीज के हैं, वो डॉक्यूमेंट्स जो आप पनामा लीक्स के हवाले में अगर आप वो जाली पेश करेंगे और उसके सबूत आप लेकर आएंगे, तो उस वक्त तो धरना बनता है। फिर तो जाली कौन करेगा? आपको ये खदशा है कि नवाज शरीफ जो हैं वो जाली डॉक्यूमेंट्स पेश करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये लग रहा है आपको? मुझे खदशा है, मैंने सुना है कि ये तैयारियां की जा रही हैं।
तैयारियां की जा रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को क्या पता नहीं लग सकता? ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि उन्हें पता नहीं लगेगा? आपको अभी पता है कि इस बात का कि वो जाली दस्तावेजात जमा कराने जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ को भी फैसले के बाद पता लग जाएगा, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं लग सकता किसी मैकेनिज्म से कि ये जाली दस्तावेजात है वो असर्टेन नहीं कर सकती? क्या आपको शुबह है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर ये फैसला लंबा करेगा, अगर इसको ऊपर इस कागजात के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन अगर होगी तो मेरे ख्याल में 2 साल निकल जाएंगे। और नवाज शरीफ साहब को सिर्फ चाहिए कि वो किसी तरीके से 2017 पूरा कर ले। 2018 में तो वैसी इलेक्शन है फरवरी में। बिल्कुल सही। तो मैं समझता हूँ कि टाइम बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया नबील कबूल साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इमरान खान से मुतल्लिक जो बिलावल भुट्टो के बयानात आए हैं उस पर भी बात करेंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट में अदालती कमीशन बनने से क्यों ना खुश है पनामा लीक्स के केस पर, इस पर भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ के बाद इमरान खान के खिलाफ भी सियासी महाज खोल दिया है। इसकी वजह क्या है जानेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शेरी रहमान साहिबा से। उनसे ये भी पूछेंगे कि पनामा लीक्स से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने जो तहकीकात शुरू की हैं, जो कमीशन मुजवजा बनने जा रहा है, उसको पीपल्स पार्टी ने क्यों वेलकम नहीं किया, इस पर भी बात करेंगे शेरी रहमान साहिबा से। बहुत शुक्रिया शेरी रहमान साहिबा हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अचानक से इमरान खान साहब के खिलाफ सियासी महाज क्यों खोल दिया है? जी शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक सियासी महाज खोलना है, ये कभी एक तरफा बात नहीं होती, और मैं समझती हूँ ये सियासी महाज नहीं है। ये सियासत में जब तल्ख कलामी एक तरफ से होती है और उसकी जवाबदेही ना हो तो फिर एक कहा जाता है कि ये तो आप तो भाई आपके पास जवाब नहीं है और उन्होंने आपको लाजवाब कर दिया, उन्होंने फला कर दिया। तो ये देखिए, वहां से काफी तल्ख कलामी होती रही है और तवातर से जारी है और चल भी रही है। तो सियासी माहौल को हमने बिगाड़ने की ना कोशिश की है, ना कभी सोलो फ्लाइट की है। बार बार मैं खुद रही हूँ मीटिंग्स में जॉइंट ऑपोजिशन के साथ, जहां हमने कुछ कहा है और उन्होंने कि जी हम कल कंसल्ट करेंगे, कल मशवरा करेंगे, कल फिर कोई एकदम सडनली देखते हैं कि वो यानी कि बिलावल ने जवाबी वार किया है, खुद एसार्ट नहीं किया। दूसरा ये बताइएगा कि पनामा लीक्स के मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त पेशरफ्त हुई है, उसको पीपल्स पार्टी ने या खुशी शाह साहब ने या एतजाज अहसन साहब ने, किसी भी पीपल्स पार्टी की क़यादत ने उसे बहुत ज़्यादा वेलकम नहीं किया। तो क्या वजह है इसकी? सुप्रीम कोर्ट जो है इतना बड़ा सुप्रीम इदारा है, वाज़ेह रहे कि आपके प्राइम मिनिस्टर को घर भेज चुका है यही इदारा, तो अब आपको क्यों नहीं लग रहा कि वहाँ पे कोई जस्टिस होगा? देखिए, हमने हमेशा कोर्ट की का एहतराम किया है। वो एक इदारा है जो मैं समझती हूँ जिसके हाथ और इंसाफ के हाथ लंबे भी होने चाहिए और एक इंसाफ को अंधा भी होना चाहिए, गैर जानिबदार होना चाहिए। हमारे लिए कोर्ट्स कुछ रहे हैं और अब हमारी उम्मीद है कि जाहिर उम्मीद तो होती है। तो अभी क्या लग रहा है आपको? इंस्टीट्यूशंस की बेहतरी होगी, लेकिन जहाँ तक पार्लियामान का इख्तियार है और पार्लियामान में जब ये अमल शुरू हो चुका है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस को फिर से एक पहिया है जो फिर से इजाद करने की हम समझते हैं कोशिश नहीं है। पार्लियामान नाकाम हुई है, पार्लियामान कंसेंसस डेवलप करने में नाकाम हुई है, तो तब जाके सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा है ना? जी नहीं, टीओआर तो बिल्कुल हम कामयाब हुए हैं और काफी ये मुफीद और मैं समझती हूँ मरबूत किस्म की टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं, लेकिन हुकूमत तो नहीं मानती। दूसरा मेन फ्रीक इसको नहीं मान रहा। देखिए, हुकूमत तो अपनी सहूलत देख रही है और माफ कीजिएगा, ये तो एक टाइम को लंबा करने की एक्सरसाइज हुई। ये 7 महीने हो चुके हैं और अब भी मैंने सुना आज के दिन भी कोई पिटीशन दायर किया था हुकूमत की तरफ से, या शायद हुकूमत की तरफ से नहीं है, ये बैरिस्टर जफरुल्लाह की तरफ से की गई थी, हुकूमती बैरिस्टर जफरुल्लाह नहीं है। हेलो जी मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ जी, उनके जाती लॉयर्स ने भी कुछ कहा कि ये हमें पिटीशन, ये हियरिंग नहीं होनी चाहिए या अलग कुछ होना चाहिए। देखिए, इसको लंबा करने का वहाँ एक अटेम्प्ट होगा कोर्ट सिरे से। फिर पहले तो कोर्ट ने कहा कि हमारे पास जाहिर है इस किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं है।
और अब फिर वही सिचुएशन होगी कि जो इदारे उनको एविडेंस ला के देंगे और जो तहकीकात करने में इस वक्त मुतहरिक हो सकते हैं, वो तो सब हुकूमत के मातहत है। बिल्कुल, और उनको तहरीक इंसाफ मानती भी नहीं है, ये भी एक बड़ी अहम बात है। मुझे तहरीक इंसाफ का नहीं पता, हमने कहा है कि नैब, FIR, FE, ये सारे अदारे जो हैं, FBR और FIA और स्टेट बैंक, SECP, आप में किसने नोटिस इशू किया? तो ये सब तभी हुआ जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने थोड़ा सा प्रेशर डाला और सितंबर में फिर कुछ नोटिस गए जिसका कोई जवाब नहीं आया। फाइनली एक छोटा सा सवाल है कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी की शादी से मुतालिक बड़ी खबरें चली। उन्होंने खुद भी बयान दिया कि वो जो शादी होगी उनकी बहनों को राजी करना पड़ेगा जो खातून से शादी करेगी। तो आप चूंकि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बहुत करीब रही, आपकी रफाकत बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से बिलावल भी आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हैं। तो कभी बिलावल ने आपसे ऐसी बात की हो या आपकी बिलावल से इस मौजू पर कोई बात हुई हो तो बिलावल ने क्या कहा? हमें हमारे जहन पे हर किस्म की नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं तो आप लोगों ने बात छेड़ी है। मैं समझती हूँ उन्होंने कोई ऐसा रिश्ते से तो कोई बच नहीं सकता, देखें। और उन्होंने जो हमारे बहुत से यंग मैन होते हैं उस तरह ही बात की है कि भाई मेरी बहनों को भी खुश रखना पड़ेगा, तो नंदों का तो हक होता है ना, इस तरह का। नहीं, कोई ऐसा है रिश्ता नजर में फैमिली के, जो कि आपके तो फैमिली टर्म से बहुत अटैच हैं आप उनके साथ, आपको तो पता होगा। सॉरी, कोई ऐसा रिश्ता है नजर में, चूंकि आप तो बहुत ज्यादा अटैच हैं, फैमिली टर्म्स हैं आपके, आप तो बहुत ज्यादा क्लोज हैं उनके? देखिए, जब रिश्ता होगा और जब नजर में होगा और जब होगा तो आई एम श्योर प्रॉपर चैनल से सबको बता दिया जाएगा। और मेरी इत्तला में मैं एज आई सेड नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज पर हमारी तवज्जो रहती है और आप भी अपनी तवज्जो उधर ही। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया शरीर माँ हमें ज्वाइन करने का शो में। नाजरीन, जहां एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में पनामा लीक्स केस से मुताल्लिक। वेलकम बैक नाजरीन। पनामा लीक्स के बाद उठने वाला सियासी तूफान बज़ाहिर थम तो गया है, लेकिन जंग अभी जारी है। फ़र्क सिर्फ यह है कि सड़कों पर लड़ी जाने वाली जंग को अब दोनों फरीकेन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून अब अदालत में ले गए हैं। ये जंग अब अदालत में जारी है। देखना यह है कि अदालत से क्या फैसला आता है। दोनों फरीकेन ये वाज़ेह कर चुके हैं कि जो भी फैसला आएगा उसे अदालत से कबूल किया जाएगा। इस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और आप असम्बली में अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो जो हम आपको बताएं कि खान साहब जब 2007 में असेंबली के मेंबर थे तो उन्होंने जो गोशवारे इलेक्शन कमीशन में जमा कराए थे उसमें उन्होंने बनीगाला का जो 300 कनाल का प्लॉट है उसे उन्होंने तोहफा जाहिर किया था। लेकिन उसके बाद जब हमारी खान साहब से दिसंबर 2011 में खुद मैंने उनसे सॉर्ट किया था, उनसे उनकी मीडिया टॉक थी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, उनसे जब क्वेश्चन किया गया बनीगाला की प्रॉपर्टी से मुतालिक तो उन्होंने क्या कहा, पहले ये सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। नहीं मिली, ये मैंने ये अपना लंदन का फ्लैट बेच के एक सबूत मेरे पास है, कितने का फ्लैट बिका वो मैं बैंक के जरिए पैसा ट्रांसफर हुआ वो है। जी मियां साहब, खान साहब ने बिल्कुल दिसंबर 2011 में ये कहा कि बनीगाला की जो उनकी प्रॉपर्टी है 300 कनाल की, वो उन्हें तोहफे में नहीं मिली बल्कि उनकी ज़ाती प्रॉपर्टी है। उन्होंने लंदन का फ्लैट बेचकर ख़रीदी। तमाम दस्तावेज़ात, तमाम सबूत उनके पास मौजूद हैं। तो ये बज़ाहिर तज़ाद तो खान साहब के भी बयानात में और इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए गोशवारों में बड़ा वाज़ेह तज़ाद नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन में खान साहब कहते हैं कि बनीगाला की ज़मीन जो है वो गिफ्टेड है, जबकि वो उनके जो वीडियो बयान जो कि उनके रिकॉर्ड पर मौजूद है वहाँ पर वो कह रहे हैं कि तोहफे में नहीं मिली। जो आपने सुनवाया, मुझे तो आवाज़ नहीं आई कि क्या इमरान खान साहब की ज़ुबान से आपने सुनवाया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो उनका इंग्लैंड में फ्लैट था वो बेचकर ये जगह ख़रीदी गई थी अपना घर बनाने के लिए। अगर किसी जगह कोई तजाद है तो इलेक्शन कमीशन में जब तारीख पड़ी है वहाँ पे हमारे वकील भी होंगे खान साहब की बिहाफ पे, जो वहाँ पर आप कह रहे हैं बज़ाहिर तजाद नज़र आता है वो उसको कंटेस्ट करेंगे और फिर उस पर छोड़ेंगे क्या फैसला करता है इलेक्शन कमीशन या कोर्ट। बिल्कुल सही है। दूसरा मियां साहब, जो तहकीकात होनी है पनामा लीक्स केस से मुतालिक वो तो इन्हीं इदारों ने नीचे आके करनी है, नैब ने करनी है, FIA ने करनी है या FBR ने करनी है। तो ये तो वो इदारे हैं जिनके बारे में खान साहब बार बार कह चुके हैं कि मैं इन इदारों को नहीं मानता, नवाज शरीफ का इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा इन इदारों पर। तो कैसे आप इन तहकीकात को मानेंगे?
देखिए, बात ये नहीं है। पनामा लीक्स के अंदर तो जो इंकशाफात हुए हैं, ख़ास तौर पर मियां नवाज शरीफ के बच्चों के हवाले से, ख़ुद अपने उनके बयानात और उनकी पूरी फैमिली के बयानात, उनमें बेशुमार कंट्राडिक्शंस हैं और कोई लंबे चौड़े सबूतों की भी वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर फुली एतमाद है। वो जो भी रास्ता इख्तियार करेंगे, गो भले हम नैब के ऊपर भी, बाकी अदारों के ऊपर भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे, हैं और रहेंगे, चूँकि ये अदारे आज़ादाना तौर पर अपना जो आइनी रोल है वो अदा करने में बुरी तरह से नाकाम रहे हैं। इन अदारों का काम, ख़ास तौर पर नैब का काम जो था वो करप्ट खिलाफ एहतसाब था, लेकिन साल हा साल में आप देख लें तो कि महदूद चंद केसों के बारे में उनके कुछ फैसले हुए हैं और मेगा करप्शन के 150 से ज़ायद केसेस जिसकी फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट ने तलब की थी वो अभी तक इनके पास पेंडिंग पड़े हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये मुमकिन है इसके पीछे किसी और की मनसूबाबंदी हो और वो चाह रहे हों कि दोबारा पार्लियामान की तरफ ले आएँ ताकि इस मामले को फर्दर डिले किया जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जहाँ अब जिस सीरियस अंदाज में उसने मामले को टेकअप कर लिया है, आई डोंट थिंक के उनके इस रिट पिटीशन के नतीजे में कोई बड़ी तब्दीली वाक़या होगी और ये केस दोबारा ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला जाएगा। उन्होंने अगर कोई रिट दायर की है तो सुप्रीम कोर्ट तो फरीकैन को बुला के पहले ही सब पर बात कर चुकी है कि अगर आप सब लोग मुत्तफिक होंगे तो फिर हम इसमें फर्दर प्रोसीड करेंगे। और अपनी कंसेंट तमाम जो मुतल्लका फरीक हैं उन्होंने अपनी कंसेंट दी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर प्रोसीड किया। ये उनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो मेंटेनेबल हैं या नहीं हैं, इसके ऊपर भी कोई बात नहीं हुई और सब फरीक जो थे वो इस पर मुत्तफिक थे कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेकअप किया। बिल्कुल, लेकिन मियाँ साहब आपके एहतजाज की बात की जाए तो भी तहरीक इंसाफ के कायदीन से हमारी बात हुई, शाह महमूद कुरैशी साहब से, जहांगीर तरीन साहब से, खान साहब ने भी इवन यही कहा कि एहतजाज भी चलेगा, साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में समाअत भी चलेगी। फिर एहतजाज क्यों मौखर करके फिर सिर्फ समाअत पर ही इक्तफा किया गया? पहले तो आप लोग बार बार यही कहते रहे कि एहतजाज होगा साथ साथ समाअत भी होगी, दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी, तो अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर रिलाय क्यों किया आपने? यानी सुप्रीम कोर्ट पे ये अजीब मंतक है कि हम अगर एहतजाज करें तो आप लोग कहें जी एहतजाज क्यों कर रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। जब हम एहतजाज मौखर करें अपना, हमने टोटल एहतजाज अपना ख़त्म नहीं किया, हमने अपना एहतजाज मौखर किया है और हम प्रोसीडिंग्स देख रहे हैं, तो आप कहें जी वो एहतजाज क्यों मौखर कर दिया है। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को सवाल करते वक्त थोड़ा सा इस बात पर सोचना चाहिए। एक पार्टी जो है वो इंडिपेंडेंट पार्टी है, वो बदलते हुए हालात के मुताबिक अपनी नई मनसूबाबंदी करती है और हमने जब हमने ये किया तो आप लोगों की तरफ से शदीद ये प्रेशर था कि सुप्रीम कोर्ट ने अब 1 नवंबर को टेकअप कर लिया है, जवाब तलब कर लिया है, तलाशी शुरू हो गई है। अब आप ये इस्लामाबाद को लॉकडाउन का वाला मसला इसको मौखर कर दें, इसको तरक कर दें, हर तरफ से ये बात आ रही थी और हमने बैठ के मुशावरत के बाद ये फैसला कर लिया। ये बात बहुत पहले से की जाती रही, लेकिन तहरीक इंसाफ बज़िद थी कि एहतजाज भी जरूर होगा। लेकिन इसमें एक वजह तो ये भी है कि जो असल हकीकत भी है कि तहरीक इंसाफ जो है वो बंदे भी इकट्ठे नहीं कर सकी। सिर्फ KPK से एक जो है काफिला लेके आए परवेज खटक साहब, जो कि रुकिया बुरहान इंटरचेंज पर बंदे ही इकट्ठे नहीं हो सके। ये तासुर भी बहुत ज्यादा आम है कि खान साहब के पास बंदे ही बनीगाला नहीं पहुंच सके जिनको लेके खान साहब ने एहतजाज करना था। बनीगाला बंदे ही नहीं पहुंच सके, बंदों ने तो 2 तारीख को पहुंचना था। एहतजाज हमने अपना 1 की दोपहर को खत्म कर दिया, तो ये सवाल कहां से पैदा हो गया कि बंदे ही नहीं पहुंच सके। यानी एक जो प्रोग्राम है वो हमारा 2 तारीख को है लॉकडाउन का, कि 2 तारीख को सारे लोग इस्लामाबाद पहुंचे, तो 1 को कैसे ये सवाल पैदा हो गया कि बंदे नहीं पहुंचे और हमने ये खत्म कर दिया। यानी 3 तारीख को बंदे वहां पर, 2 तारीख को बंदे पहुंचे लाखों की तादाद में, वहां बहुत बड़ा हमने शो किया और बताया कि बंदे मौजूद हैं, बंदे पहुंच सकते हैं। बावजूद ये कि 2 तारीख को हमारे हजारों कारकुन जो है वो पकड़े हुए थे, जेलों में थे। एक शहर से जो लोग पकड़े थे उसे दूसरे शहर की हवालात में बंद किया गया था और हमने ये जो लॉकडाउन की अपनी कॉल थी उसको मौखर किया। इसके बावजूद के हुकूमत की तरफ से कहा गया कि हम सब गिरफ्तार शुदगान को रिहा कर देंगे, लेकिन हमारा जलसा खत्म होने के बाद अगले रोज उन लोगों को रिहा किया गया। तमाम तर रुकावटों, गिरफ्तारियों के बावजूद भी वहां पर लाखों लोग मौजूद थे। 1200 लोग थे, पंजाब से लोग नहीं आए सर,
पंजाब से लोग नहीं आए। ये तो आप कह रहे हैं ना पंजाब से लोग नहीं आए, मैं तो कह रहा हूं जौक दर जौक लोग आए। हजारों लोग जो पकड़े हुए थे उनमें से हर आदमी ऐसा था जो 10-20 लोगों को साथ लेके आने वाला था। लेकिन मियां साहब, जो आपकी क़यादत है, तमाम मरकजी क़यादत, वो तो बनीगाला में खान साहब के पास बैठी हुई थी बशमूल आपके। वहां से बंदे कौन लेके आता? लीडरशिप तो यहाँ आपको किसने कह दिया कि बशमूल मेरे में बनीगाले बैठा हुआ था? मैं तो यकम तारीख को बनीगाले गया हूं। यकम की बात करें, 2 को जिन्होंने लेके आने थे। जी, मैं कह रहा हूं कि मैं यकम को वहां पे गया हूं, पार्टी के कहने पे गया हूं कि फौरी तौर पर हमने कुछ मुशावरत करनी है। बाकी सारे लोग जो हमारे फील्ड के अंदर थे, ये तो एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा है जी। वो बनीगाला में सारे बैठे हुए थे जी, बंदे जिन्होंने लेके आने थे जी। हमारे बंदे इस तरह से ढोए नहीं जाते जिस तरह से मुस्लिम लीग नून या दूसरी पार्टियों के बंदे ढोए जाते हैं। पंजाब की जो मरकजी क़यादत है, मरकजी क़यादत हमारे रीजन के सदर थे, बैठे हुए थे, सारे रीजन के सदर अपने अपने इलाकों में थे। शाह महमूद कुरैशी साहब लेकर आए। नहीं, शाह महमूद कुरैशी साहब बंदे ढोने थे उन्होंने। अल्लाह के बंदे, ऐसी सूरत नहीं है। हमारी पार्टी जब एक डिसीजन होता है तो उसमें तमाम लोग जो जिम्मेदार हैं, हमारी पूरी तंजीम है नीचे तक। हमारे हर पीपी की सीट पे, एनए की सीट पे कोऑर्डिनेटर, ऑर्गेनाइजर हैं। बंदे उन्होंने लेके आने थे और इस तरह से बंदे हमारे नहीं आते कि हम ढोडो के बंदों को लेके आएंगे। हमारी कॉल के ऊपर वर्कर आज खुद निकलता है और वर्कर निकला 2 तारीख की शाम को बहुत बड़ी तादाद में वहां पर इकट्ठे होकर उन्होंने साबित किया कि वो पार्टी चेयरमैन की कॉल पे इकट्ठे हो जाते हैं। कमरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, कानूनी माहिर हैं। राब्ता मुनक़ता हो गया कमरान मुर्तज़ा साहब से। जी मियां साहब, आप अपनी बात जारी रखिएगा। मैंने तो आपको जवाब दे दिया इस बात का कि बंदे इकट्ठे नहीं थे जी, सारे लोग बनीगाला थे। ये एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा छोड़ दें। 2 तारीख को तमाम तर कोशिशों के बावजूद, गिरफ्तारियों के बावजूद, लाखों की तादाद में एक बड़ा जलसा आम वहां पर करके दिखाया कि बंदे एक दिन के नोटिस पेपर भी वहां पे पहुंचे और जलसे में शरीक हुए। ये जो तासर क्रिएट करने की कोशिश की गई थी कि पार्टी के लोग नाराज हैं जी, वो कह रहे हैं जी कि ये क्या कर दिया जी, ये तो बिल्कुल गलत हो गया जी। लेकिन अगले दिन वहां पर लाखों लोगों का ठाठे मारता हुआ समुंदर वर्कर्स का, और मील हाँ मील वहां पर हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां और सारी सर थे। तो हमारी पार्टी में इस तरह बंदे नहीं ढोए जाते कि मैं यहाँ बैठा हूं तो बंदों को कहूंगा और ढोडो के वहां पर लाऊंगा वैगने भर भर के। हमारा तो खटक साहब खुद लेके आ रहे थे काफिला, फिर केपीके से खटक साहब क्यों लेके आ रहे थे अपनी क़यादत में काफिला? नहीं, केपीके में खटक साहब इसलिए लेके आ रहे थे कि केपीके में तो उन्होंने रास्ते टोटल ब्लॉक कर दिए थे कि आने नहीं देना 2 दिन पहले। वो तो इनको बुलाया था कि आप आए, हम यहाँ पर मुशावरत करें, आप बनीगाले आए। 2 तारीख की कॉल तो बाद की बात है, ये तो 31 की बात है। और 31 को जिस तरह से उन्होंने रास्ते बंद किए और जो शेलिंग की, इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती कि एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर जो इस्लामाबाद आ रहा है उसको इस तरह से रोका जाए और उससे ये सलूक किया जाए। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां महमूद रशीद साहब में शो करने के लिए। नाजरीन, आज के शो में इतना ही। हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @SamarAbbas। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी वक्त। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।